हेलो एवरीवन, माय सेल्फ स्वप्निल सर। और इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बुलजाय बैच के लिए यानी क्लास 11 बैच का मैथमेटिक्स क्लास। ठीक है, तो इस क्लास में अपन डिस्कस क्या करने वाले हैं, रिवीजन ऑफ क्लास 10 का जो अपन ने डीपीपी दिया था और रिवीजन डीपीपी नंबर 1 था। तो कल ही हमने दिया था और सबको सबमिट करना था आज के आज ही। बहुतों ने रिस्पॉन्स किया है, बहुतों ने डाउट्स भी पूछे हैं। ठीक है, तो उस सारे जो भी डाउट्स हैं, जिन्होंने डाउट्स पूछे हैं, उनके अपन डाउट्स को डिस्कस करने वाले हैं एक एक करके। ठीक है, और बहुत लोगों ने रिस्पांस अभी भी नहीं दिया है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाकी सब लोगों को जिन्होंने अभी तक रिस्पांस नहीं दिया है, तो फटाफट अपने अपने होमवर्क जो नंबर मेंशन किया है उस पर मैसेज कर दे, उन पे सेंड कर दे। हो सकता है पीडीएफ से सेंड करो, हो सकता है ईमेल से सेंड करो, लेकिन सेंड जरूर करो। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं तुम्हें बेसिक चीजें बता देता हूँ, इंट्रोडक्शन देता हूँ मेरा एंड ऑफकोर्स IIT JEE का। ठीक है, क्या होता है ये सब IIT JEE ये सब है। तो मैंने अपना इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दिया भी था पहले, NIK सर और मैंने मिलकर दिया था इंट्रोडक्शन, एक ओरिएंटेशन वीडियो दिया था तुम लोगों को। होपफुली तुमने सबने देखा होगा। तभी मैं एक और बार दे देता हूँ कि बाकी जो लोग नहीं थे, पिछला वीडियो नहीं देख पाए थे, जो नए स्टूडेंट्स है उनको वापस एक बार आइडिया दे देता हूँ। ठीक है, तो मेरा नाम स्वप्निल पोल है। मैंने बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर यानी IIT कानपुर से किया है इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग ब्रांच। ठीक है, मैं यहाँ पे मैथमेटिक्स जो पढ़ा रहा हूँ, मैं रेजोनेंस में पढ़ाता था पहले। 5 इयर्स हो गए मेरे को एक्सपीरियंस। ठीक है, 5 इयर्स से मैं मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। पिछले 4 साल से मैं रेजोनेंस में था। तो इसी साल में मैंने रेजोक्सी ज्वाइन किया है। ठीक है, और इधर से अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो तुम लोग को अभी जैसे सब लोग आए होंगे 11th में। ठीक है, क्या होता है बहुत लोगों को, मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था जब मैं भी पढ़ता था, कि जब 10th to 11th का जो ट्रांजिशन होता है बहुत लोगों को डिफिकल्ट होता है। कि 10th में जो भी पढ़ाई होती है वो सब रोड लर्निंग होती है। रोड लर्निंग मतलब जो भी चीजें दी होती है वो सब सीधा रट के निकाल के, और वो सब एग्जैक्टली उसको एग्जाम में जाके आउटपुट देना होता है। ठीक है, लेकिन 10th तक ये कहानी पूरी खत्म हो जाती है। 10th में तुम्हारा दिमाग तो नहीं काम करता है, तुम्हारा मतलब तुम्हारा जो रीजनिंग वाला एप्टीट्यूड वाला जो दिमाग होता है, IQ जो चलता है, वो उस टाइम 10th तक इतना काम नहीं कर रहा होता। अब जो असली खेल चालू होता है 11th-12th में। ठीक है, 11th-12th बेसिकली IIT JEE के लिए कोचिंग जो करते हैं उनके लिए स्टार्ट होता है। ठीक है, तो तुम लोग को अपना एक रिगरस पैटर्न ऑफ स्टडी बनाना पड़ेगा, एक अच्छे से रेगुलर पैटर्न ऑफ स्टडी बनाना पड़ेगा, और अच्छा टाइट शेड्यूल बनाना पड़ेगा अपने खुद के लिए, ताकि तुम IIT को अच्छे से क्लियर कर सको। फर्स्ट ऑफ ऑल ये IIT जो मैं कर रहा हूँ है क्या IIT? ठीक है, तो अपने जो पूरे इंडिया के सबसे जो टॉप कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, वो IIT कॉलेजेस को माना जाता है। IIT के बाद आते हैं NIT के बाद आते हैं और भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस और भी गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, लेकिन सबसे टॉप पे जो आते हैं वो सब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो IIT का टैग होता है। तो ये होता है IIT। जो भी स्टूडेंट्स जो सबसे इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो अच्छे रैंक लेके आते हैं, वो इन इंस्टीट्यूट्स में जाते हैं अकॉर्डिंग टू द रैंक, और उनको अपने पर्टिकुलर अलग अलग ब्रांचेस मिलती है। जैसे कि मुझे एरोस्पेस ब्रांच मिली थी, सिमिलरली बाकी और भी ब्रांचेस होती हैं, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल। तो फील्ड तो बहुत वास्ट है इसके अंदर। IIT बस एक तुम्हारा एक बेस है। तो तुम्हें किसी को रिसर्च करना होता है, किसी को कुछ अपना खुद का बिजनेस खोलना होता है, बहुत सारे वास्ट फील्ड आगे आके। ठीक है, तो ये मत समझो कि IIT क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। फर्स्ट एंड ओनली रीजन तुम्हारा यही होना चाहिए कि IIT करने से तुम्हारा आगे का फ्यूचर अच्छे से एस्टेब्लिश हो जाएगा, या फिर उसका बेस मिल जाएगा। अच्छा सोचो, अगर कोई भी अपन बिल्डिंग बनाते हैं तो क्या होता है बिल्डिंग में, कि पूरे ऊपर बिल्डिंग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, बेस। बेस सबसे ज्यादा स्ट्रांग हुआ तो ऊपर बिल्डिंग अच्छे खड़ी होने वाली है ना। तो इसीलिए IIT जो है वो तुम्हारा पूरे नई जो ऊपर जो तुम्हारी 50 इयर्स की जो तुम्हारा जो लाइफ स्पैन रहेगा, उसकी जो बिल्डिंग बड़ी होने वाली है वो कितनी ऊंची रहेगी या फिर कितनी बड़ी रहेगी, वो डिपेंड करेगा तुम्हारा बेस। और ये जो 11th-12th है ये अपना मेजर बेस है। ठीक है, तो अब तुम्हें पढ़ाई कैसे करनी है वो बता देता हूँ कि करना क्या है। IIT क्यों करना है, क्योंकि अपने को आगे का फ्यूचर अच्छा देखना है अपने को। सबको पैसे कमाने, सबको ऐशो आराम की जिंदगी जीनी। तुम लोग आजकल मम्मी पापा से मांगते होंगे कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब तुम खुद कमाना चालू करोगे तब तुम थोड़ा सा सोचोगे कि अच्छा मुझे ये लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। वो अपने हिसाब से होता है कि अच्छा वो थोड़ा कॉस्टली है, वो थोड़ा चीप है, ये थोड़ा ये सब चीजें होती है। ठीक है, तो अगर तुम्हें अपना स्टेटस हाई रखना है तो IIT इज वन ऑफ द मोस्ट टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूशन, जिसमें तुम अगर आगे जाओगे तो तुम्हें अच्छे हायर पैकेजेस के जॉब भी मिलेंगे। तो इसका मेजर फैक्टर है। और मोस्ट ऑफ द मेजर लोग जो IIT के पीछे भागते हैं वो पैसे के लिए पीछे ही भागते हैं। ठीक है, और बहुत कम लोग हैं जो साइंटिस्ट बनने की इच्छा से जाते हैं,
लेकिन जाते जरूर है। आईआईटी में जाके तुम्हारी बेस अच्छा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, यही मेन है, और तुम्हें प्राइड एंड ऑनर मिलेगा, अच्छा खासा तुम्हें प्राइड एंड ऑनर मिलेगा। ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। आईआईटी को क्रैक कैसे करना है? अब तो कंपटीशन जो है आईआईटी का वो बहुत वास्ट है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स देते हैं और बहुत कम लोग सिलेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इस कंपटीशन को क्रैक कैसे करें? तो ये नहीं है कि अपने को बैठ बैठ के मेहनत करनी है, बस मेहनत ही करते रहना है। मेहनत तो करनी ही है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट तरीके से मेहनत करनी सीखनी पड़ेगी। और मेहनत भी ऐसे करनी है कि आज की कल नहीं की, परसों की, तरसों की, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है, डेली कुछ ना कुछ तो मेहनत करते ही रहने पड़ेगा। 2 साल तुम्हारे पास टाइम है, 11, 12, पूरे 2 साल में तुम्हें रेगुलरली मेहनत करती जानी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आज किया कल नहीं किया। ठीक है, तो मैं बताता हूँ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ स्टडी जो मैंने अपने भी, जब मैंने आईआईटी के लिए पढ़ता था तो मैं भी खुद ये सब चीजें फॉलो करता था, और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम लोग भी रेगुलरली फॉलो करते रहो। ऐसे होगा जरूर कि एक टाइम के बाद तुम्हें लगेगा अच्छा ये मेथड एक टाइम बहुत थक गया, और नहीं हो रहा है मेरे से, और नहीं जा रहा है, कोई टेंशन नहीं, ब्रेक लो, लेकिन वापस से कंटिन्यू करना आना चाहिए। ठीक है, तो मेरा 4 स्टेप का प्रोसीजर होता है। कोई भी चीज सीखने जाते हो तो ये 4 चीजें, कोई भी चीज हो, चाहिए तो किसी को कुछ सीखना है, सपोज एक गिटार सीखने जाना है, या फिर किसी को कोई इंस्ट्रूमेंट सीखना है, या फिर कोई नई चीज सीखनी है, या फिर कुकिंग सीखना है, बहुत सारी चीजें सीखने के लिए दुनिया में, है ना। तो ये जो 11, 12 का जो पैटर्न ऑफ स्टडी है उसके लिए भी ये चीज वैलिड है। 4 पॉइंट्स ऑफ स्टडी। ठीक है, कोई भी चीज सीखने के लिए 4 पॉइंट्स। सबसे पहला, जो भी तुम्हें सिखा रहा है, जो भी तुम्हारा लेक्चर ले रहा है, या फिर जो भी तुम्हें पढ़ा रहा है, ठीक है, उसको रेगुलरली लेक्चर उसका अटेंड करो। कोई भी एक लेक्चर मिस नहीं होना चाहिए, कोई भी एक लेक्चर एब्सेंट नहीं होना चाहिए, हर लेक्चर को तुम्हें देखना है। ठीक है, अब क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मोदी जी के हिसाब से अपने अभी लॉकडाउन चल रहा है, 3 मई तक तो है, और होपफुली आगे भी एक्सटेंड होता रहेगा। तो अभी जो यूट्यूब पे जो लेक्चर हम अपलोड करते रहेंगे, या फिर हो सकता है तुम्हारे जूम पे जो है लाइव क्लासेस भी कंडक्ट होंगे, तो जो भी क्लासेस हो रहे हैं उनको रेगुलरली अटेंड करना है। क्योंकि अगर एक भी क्लास मिस हुई तो तुम्हारा पूरा ट्रेन यानी चेन ऑफ थॉट जो होता है वो पूरा बिगड़ जाएगा। आज जो पढ़ा है उसका वापस से कुछ एडवांस वर्जन में कल पढ़ाऊंगा, उसका वापस से हायर वर्जन में परसों पढ़ाऊंगा, तो ये सब चेन ऑफ थॉट पूरा बिगड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, इसलिए रेगुलरली लेक्चर्स या फिर रेगुलरली क्लासेस अटेंड करना है, फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। अगर एक भी क्लास छूटोगे, अगर किसी कोई बीमार हो गया, अगर मैं एक्सेप्टेबल है, ऐसा नहीं कि बीमार है तो भी आ जाओ जबरदस्ती, मलेरिया हो गया, चिकन पॉक्स हो गया तो भी आओ, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, तो अगर कुछ डिसीज या फिर कोई भी कुछ प्रॉब्लम होती है, कुछ इश्यू होता है तो इन्फॉर्म करो, और तुम्हारा काम है कि तुम्हारा जो भी पेंडिंग वर्क हो गया, अभी जो भी पीछे हो गया, तुम्हारा जो भी लैगिंग हो रहा है, तुम्हें वापस से बैठ के कवर अप करना पड़ेगा। ठीक है, तो फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है तुम्हारा लेक्चर्स को अटेंड करना। कोई भी पढ़ा रहा है उसको बैठ के अटेंड करो। ठीक है, सेकेंड चीज, अब सेकेंड चीज क्या है, सपोज कोई भी चीज पढ़ते हैं अपन, तो उसको ऐसा तो नहीं है कि पहली बार में तोप की तरह समझ में आ जाएगी, ऐसा तो होता ही नहीं। होता ही है कि डाउट्स आएंगे। ठीक है, तो सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है डाउट्स। अगर हो सकता है तो क्लास में जो लेक्चर अटेंड कर रहे हैं उस टाइम डाउट्स पूछो, या फिर अगर क्लास के बाहर पूछना है क्लास के बाहर पूछो, लेकिन डाउट्स पूछना तुम्हारा काम है। अगर डाउट्स नहीं पूछोगे तो तुम्हारे दिक्कतें पाइलअप होती रहेंगी, आगे के टॉपिक समझना भी बंद हो जाएंगे। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है डाउट्स, तुम्हारे एक डाउट्स क्लियर होना चाहिए, छोटा से छोटा डाउट भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये रही सेकंड चीज, डाउट्स क्लियर करने हैं, क्लास में क्लियर करो, या फिर क्लास के बाहर भी पूछ सकते हो, या फिर अभी जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से अभी तुम व्हाट्सएप पर मुझे पर्सनली मैसेज भी कर सकते हो। ठीक है, तुम्हारे पास सारे नंबर्स होंगे ही, अगर नहीं है तो मुझे सचिन सर उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हो तुम लोग। ठीक है, डाउट्स क्लियर करने हैं, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये 2 चीजें। तीसरी चीज, जो भी होमवर्क दे रहे हैं, ये तो तुम लोग को बचपन से सुनते ही आ रहे हो, लेकिन मैं अभी एक और ऐड कर ही देता हूँ, जो भी हम लोग होमवर्क दे रहे हैं उनको तुम्हें रेगुलरली फॉलो करना है, रेगुलरली करना है। ठीक है, ज्यादा क्वेश्चन हम लोग नहीं देंगे, कम ही देंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो भी तुम्हारे सब्जेक्ट्स हैं उनके हिसाब से हर दिन 10-15 क्वेश्चन देंगे। मैथ्स में तो मैं पर्सनली तो 10-15 क्वेश्चन के ऊपर दूंगा नहीं, कम क्वेश्चन देंगे, तुम्हें उतना करना है। ठीक है, तो उसको रेगुलरली करना है, एक भी दिन होमवर्क छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि होमवर्क से क्या होगा, तुम्हारी होगी प्रैक्टिस। और आईआईटी में क्लियर करने के लिए मोस्ट एक ही चीज चाहिए, वो है प्रैक्टिस। एक ही चीज को बहुत बार प्रैक्टिस करोगे, सपोज कोई भी चीज सीख रहे हो, उसको प्रैक्टिस कर करके करोगे ना, अपने आप वो चीज दिमाग में बैठ जाएगी। अच्छा, ये तो इसी तरीके से करना है, ये तो बहुत बार किया तो हो जाएगा, ऐसा होगा। ठीक है, तो
प्रैक्टिस आने के लिए तुम्हें जो भी होमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, जो भी शीट्स के होमवर्क प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको तुम्हें अच्छे से करना है और उसी टाइम पे करना है। ये नहीं कि आज का होमवर्क 1 महीने बाद कर, बिल्कुल नहीं, उसी टाइम पे जब टाइम दिया उसमें होमवर्क करना है। ठीक है, जो लोग अभी भी इसका होमवर्क नहीं किए हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि बाकी सब लोग जिन्होंने भी होमवर्क नहीं किया वो कंप्लीट कर लो फटाफट, तो डिस्कशन करने में मजा भी है। ठीक है, तुम लोग को समझेगा भी अच्छे से। फिर लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, रिविजन। रिविजन है ना, इन तीनों से सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये तुम तीनों सही से फॉलो कर रहे हो और ये चौथा फॉलो नहीं किया तो लाइन गड़बड़ होने वाली है, ट्रेन पटरी से उतरने वाली है। ठीक है, तो रिविजन क्या होता है, रिविजन क्यों करना होता है? अपने दिमाग में ना एक फॉरगेटिंग साइकिल नाम की एक चीज होती है। क्या होती है फॉरगेटिंग साइकिल? एक एग्जांपल बताता हूँ। सपोज मैं तुम्हें पूछूंगा कि मुझे बताओ 1 महीने पहले इसी दिन तुम लोग क्या कर रहे थे या फिर क्या खाना खाया था उस दिन, तो किसी को याद रहेगा क्या? अनलेस एंड अनटिल उसको आइडेंटिक मेमोरी नहीं है तब तक तो उसको याद तो कुछ रहने नहीं वाला, लेकिन सबको मोस्ट प्रॉब्ली तो याद तो नहीं रहता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि रिवीजन करते रहना है। अपना दिमाग में फॉरगेटिंग साइकिल नाम की एक चीज होती है। क्या होता है कि टाइम के बाद अपना दिमाग में से जो भी चीजें होती है वो धीरे धीरे निकलनी चालू हो जाती है, कम होनी चालू हो जाती है। ठीक है, जैसे कि मुझे तो कल का भी याद नहीं कि दोपहर को कल क्या खाया था, बहुत लोगों को भी ऐसे होता हो, लेकिन ये नॉर्मल है, अपना दिमाग ऐसे ही काम करता है। इसीलिए क्या करना है, इस दिमाग को टैकल करने के लिए, इससे फाइट करने के लिए एक ही तरीका है, वो है रिविजन। कोई भी चीज सीखने के लिए उसको रेगुलरली रिवाइज करना जरूरी है। ठीक है, रेगुलरिटी एंड रिविजन 2 आवर्स है। ठीक है, लास्ट में याद रखना रेगुलरिटी एंड रिविजन। जो इसको फॉलो किया सही से उसका आईआईटी में जाना तय है 101%। ठीक है, उसको कोई भी नहीं रोक सकता। बस ये 4 पॉइंट्स फॉलो करो। लेक्चर्स अटेंड करो रेगुलरली, ठीक है, क्लास में डाउट्स पूछो रेगुलरली, फिर होमवर्क करो रेगुलरली, एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रिवाइज करो रेगुलरली। अब रिविजन भी कैसे करना है वो भी बताता हूँ। क्या होता है, सबसे पहला जो साइकिल होता है अपने दिमाग का, वो फर्स्ट साइकिल होता है, वो पहले 1-2 दिन में ही आ जाता है। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर नहीं सीखते हो, कोशिश करो कि उसको रात में जाके एक बार बस 10-15 मिनट का रिवीजन दे दो उसको, कि आज जो भी पढ़ाया मैंने, तो उसको आज शाम को जाके रिवाइज करो। ठीक है, सेकेंड चीज जो है, सेकेंड चीज उसमें क्या है कि अपना जो सेकेंड साइकिल जो आता है वो 7 दिन के बाद आता है। कि चलो तुमने आज तो रिवाइज कर लिया, आज जो मैंने पढ़ा वो वापस रिवाइज किया। सेकेंड साइकिल आएगा 7 दिन के बाद, तो 7 दिन के बाद वापस से वो चीजें गायब हो जाएंगी दिमाग से, तो वापस उसको रिवाइज करो 7 दिन बाद, फिर 21 दिन बाद, फिर 2 महीने बाद, ऐसे साइकिल बढ़ता जाता है अगर तुम रेगुलरली फॉलो करते रहो। अगर पहले 1 दिन में गायब हो गया तो आगे बहुत लाइन गड़बड़ होने वाली है। ठीक है, तो इसलिए रिविजन करो, अपने हिसाब से करो, साइकिल का टेंशन मत लो, अपने हिसाब से करो, लेकिन रिविजन करना इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स फॉलो करोगे बस, फिर कोई टेंशन नहीं है, रेगुलरली करते रहो। कोई भी दिक्कत आ रही है मुझे पर्सनली मैसेज करो, या फिर एनए के सभी बैठे हैं या फिर बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री के भी सर्स हैं तो उनसे भी मैसेज कर सकते हो, उनसे भी कांटेक्ट में रहो, और जो भी डाउट्स है, जो भी इश्यू है, तुम लोग डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, चलो फिर बहुत पका दिया, स्टार्ट करते हैं रिवीजन डीपीपी नंबर 1। बहुत लोगों के डाउट्स थे तो एक एक करके अपन डाउट डिस्कस करना चालू करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2। मैं एक बार क्वेश्चन नंबर 2 लिख लेता हूँ, फिर एक बार स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं रिवीजन डीपीपी नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन ऑलरेडी बहुत लोगों ने कर लिया था, किसी का डाउट नहीं आया था। सेकंड क्वेश्चन जो है वो बहुत लोगों को डाउट था, तो अपन एक बार क्लियर कर लेते हैं। वैसे डाउट वाला क्वेश्चन नहीं था, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दिया था, इसमें 4 ऑप्शन दिए थे, ऑप्शन देख लो लास्ट में। तो देखो कैसे करना कैसे है, थोड़ा सा क्वेश्चन में थोड़ा सा ये इधर उधर हुआ है, यूट्यूब प्रिंटिंग एरर कुछ है कि 3 के नीचे 2 आया है। एक्चुअल में क्वेश्चन इस तरीके से दिखना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। अब इसको स्टार्ट कैसे करोगे, हमेशा अंदर से स्टार्ट करो, जैसे कि ये अंदर वाला है, फिर इसको फिर इसको फिर इसको और फिर धीरे धीरे बाहर आओ। ठीक है, तो देखो फर्स्ट स्टेप क्या करोगे, 1/1 प्लस 1/3 माइनस 4/, ठीक है, 2 प्लस, अब पहले ये निकालते हैं, तो 3 माइनस हाफ कितना हो जाएगा, तो 6 माइनस 1 यानी 5/2 हो जाएगा। तो ये बन जाएगा देखो 1/, और इसकी वैल्यू क्या आएगी 5/2। ठीक है, तो 1/5/2 क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2/5। सही है, क्योंकि नीचे 5/2 है तो ऊपर जाएगा तो पूरा चेंज हो जाएगा, वो ऊपर में 2 जाएगा और नीचे में 5 आ जाएगा। फिर इसको भी देखते हैं सेम, 3/3 माइनस 4/3 प्लस, इसको अगर निकालोगे तो 2 2 4, 4 माइनस 1 यानी 3/2 आएगा ये वैल्यू, तो 3/2 आ रही है वैल्यू। अगर 3/2 1/3/2 लिखा है तो ये बन जाएगा 2/3, तो ऐसा बन जाएगा 3 प्लस
2/3 वो चेक करते हैं। फिर क्या करना है, वापस से इसको सॉल्व करना है। तो अगर निकालोगे इसकी वैल्यू तो 2 + 2/5 तो ये बन जाएगा 10 + 2 यानी 12/5, ठीक है। और इसको भी निकाल लेते हैं, 3 + 2/3 तो 3 3 से 9, 9 + 2 यानी 11/3, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा अपने में ऐसा कुछ 1/1 + 1/3 - 4 और ये क्या बन रहा है 12/5, ठीक है। तो 12/5 इसको ऐसे लिख देते हैं। तो अगर 12/5 लिखोगे तो ये 5 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा और ये 3 क्या 12 क्या हो जाएगा, नीचे रह जाएगा। सिमिलरली इसमें भी सेम चीज 3 क्या क्या रहेगा अपने पास, सही है ना। 3/3 - 4 ये क्या बन रहा है 11/3 तो 11 और यहाँ पे 3 ऊपर आ जाएगा, देखते जाओ बस, ठीक है। फिर सेकेंड लास्ट स्टेप है, देखना खत्म नहीं होने वाला है क्वेश्चन। तो ये 4 1 4 3 12 तो ये क्या बन रहा है 3 - 5/3 तो 3 - 5/3 3 3 9 - 5 यानी 4 बन जाएगा। तो ये बन जाएगा 1/1 + 1/3 3 9 - 5 4 4/3 है तो 3 ऊपर जाएगा तो 3 बन जा 3 और ऐसा कोई बन जाएगा फर्स्ट प्लस और 3 ये कितना बन रहा है 3 - 12/11 है, ठीक है। इसको चाहिए तो यहीं पे लिख दें, नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे। चलो 3 - 12/11 है, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा 4 + 3 7 7/4 तो ऊपर जाएगा 4 और नीचे रह जाएगा 7 4/7 आ जाएगा। और ये वाला क्या हो जाएगा 33 33 - 12 तो 33 - 12 कितना आएगा 21 आएगा 21 तो ये बन जाएगा 3 नीचे में 21 और अपॉन 11 आएगा तो 11 ऊपर गया तो इस तरीके से बन जाएगा। तो ये क्या बन रहा है देखो 4/7 और 3 1 3 7 11/7 हेंस आंसर इज इक्वल टू 15/7। ऑप्शन के हिसाब से उसको टिक करना, ठीक है। तो इसको एक बार लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सब लोगों ने कर लिया था, किसी का डाउट नहीं आया था, होपफुली सबका हो गया होगा। सीधा क्वेश्चन नंबर 4 2-3 लोगों का डाउट आया था तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 फाइंड द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द लार्जेस्ट इवन 3 डिजिट नंबर व्हिच इज नॉट चेंज्ड व्हेन इट्स यूनिट्स एंड 100 डिजिट्स आर इंटरचेंज। तो क्वेश्चन को ब्रेक कर करके पढ़ेंगे, समझेंगे वो क्या बोलना चाहता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या चाहिए 3 डिजिट नंबर चाहिए और वो भी कैसे चाहिए इवन, और वो भी कैसा चाहिए सबसे बड़ा नंबर होना चाहिए, ठीक है। तो चलो मानते हैं 3 डिजिट नंबर ऐसा कुछ XYZ है, ठीक है। X जो है 100 डिजिट है, Y जो है 10th डिजिट है 10th एंड Z जो है यूनिट डिजिट है, ठीक है। तो वो क्या बोल रहा है लार्जेस्ट चाहिए और इवन चाहिए। इवन नंबर होने के लिए बस हमें पता है कि कोई भी नंबर इवन होने के लिए उसका लास्ट डिजिट जो है या फिर लास्ट नंबर यानी डिजिट इन द यूनिट डिजिट जो है वो क्या होना चाहिए इवन मतलब 0 2 4 6 8 ये सब होना चाहिए, राइट। तो अब वो क्या बोल रहा है विच इज नॉट चेंज्ड व्हेन इट्स यूनिट्स एंड 100 डिजिट्स आर इंटरचेंज। तो यूनिट और 100 डिजिट को क्या किया है इंटरचेंज किया है, आपस में इंटरचेंज। तो ये यूनिट है ये 100 है तो इंटरचेंज किया, इसको इससे इंटरचेंज किया तो ZYX बन जाएगा। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ रहा है नंबर चेंज नहीं हो रहा है। तो अगर ये और ये नंबर अगर सेम है, सेम नंबर्स हैं, ठीक है, तो वो कैसे पॉसिबल है। एक ही तरीका पॉसिबल है जब ये X और Z जो है दोनों सेम रहे। देखो जैसे कि X Y और ये भी अगर X रहा, अब इधर इसको इधर लेके आओ इसको इधर लेके आओ, फर्क पड़ेगा क्या कुछ, तो नंबर क्या हो जाएगा सेम। हेंस X इज इक्वल टू क्या है Z। तो नंबर क्या होना चाहिए इस फॉर्म में होना चाहिए XYX, राइट। यानी 100 और यूनिट डिजिट्स क्या होने चाहिए एग्जैक्टली सेम। अब मुझे बताओ कि ये और ये नंबर अगर चलो सेम होने चाहिए, ठीक है, तो अब नंबर भी क्या होना चाहिए तो इवन भी होना चाहिए। अब इवन होने के लिए क्या पॉसिबल है, अगर इवन नंबर होना है तो इवन नंबर में यही होना चाहिए 0 2 4 6 8 लास्ट यूनिट डिजिट पे। तो लेकिन अपने को लार्जेस्ट भी चाहिए, तो सबसे बड़ा इवन नंबर कौन सा है वो है 8। तो यहाँ पे 8 राइट। अब बीच में बचा है y। अब y का क्या करोगे, y के लिए भी अपने को क्या चाहिए लार्जेस्ट चाहिए। तो लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर यहाँ पे क्या ले सकते हो, जैसे कि पॉसिबल नंबर कौन कौन से हो सकते हैं 808 818 828 838 848। सबसे मैक्सिमम कौन सा आएगा वो आएगा 898। तो ये है सबसे लार्जेस्ट 3 डिजिट इवन नंबर whose units and digits are interchanged will not the number will not be changed। देखो इसको अगर दोनों को इंटरचेंज करो तो नंबर चेंज होगा क्या नहीं। अब उसने क्या पूछा है लेकिन सम ऑफ द डिजिट्स, आंसर ये नहीं है, उसने पूछा
तीनों का सम, हर डिजिट का सम, यानी 8 + 9 + 8, तो निकालोगे 16 + 9 दैट इज इक्वल टू 25, हेंस डी ऑप्शन इज राइट आंसर। ठीक है, जिनका आया अच्छी बात है, जिनका नहीं आया एक बार समझ के अच्छे से लिखो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, फिफ्थ क्वेश्चन। ये भी थोड़ा सा थियोरेटिकल क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, पी क्यू आर प्राइम नंबर्स है। होपफुली सबको प्राइम नंबर पता ही होंगे, अगर नहीं पता है तो देख लो एक बार। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 23, 29, 31, 30, और कौन सा आता है 35 भी नहीं, 37 भी आएगा, 30 हो गए, 41, 43, ठीक है, जो भी है इस तरीके से नंबर्स आते जाते हैं। अब देखो ये सारे प्राइम नंबर्स है, वो बोल रहे हैं पी क्यू आर, ये 3 नंबर्स है जो कि प्राइम है, ठीक है। और रिलेशन क्या दिया है कि आर जो है वो क्यू से 2 बड़ा है, दो नंबर से बड़ा है, और क्यू जो है वो पी से 2 नंबर से बड़ा है। मतलब पहला नंबर पी तो सही है, क्यू क्या है, क्यू तो है p + 2, और आर क्या है, q + 2, आर जो है वो है q + 2, लेकिन आर की वैल्यू, q की वैल्यू क्या है, p + 2, तो p + 2 + 2 हो जाएगा, यानी आर की वैल्यू हो जाएगी p + 4। मतलब मुझे क्या चाहिए देखना ध्यान से, मुझे 3 नंबर चाहिए जो कि प्राइम रहे, ये प्राइम, ये प्राइम, ये प्राइम, और तीनों नंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस होना चाहिए, 2 का डिफरेंस होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे एनालाइज करो कि ऐसे कोई 3 नंबर्स, 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स दिख रहे हैं क्या, कि 3 कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर्स जिसके बीच में डिफरेंस 2 का आ रहा हो। जैसे कि स्टार्ट करते हैं पहले 3 से, 2, 3, 5 दिख रहा है कि पहले पॉसिबल ही नहीं है 2, 3, 5, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे देखो 3, 5, 7 आ रहा है, मतलब 3, 5, 7, p की वैल्यू 3, q की वैल्यू 5, r की वैल्यू 7। देखो तीनों में 2 का डिफरेंस दिख रहा है, दिस +2 और इधर से भी दिस +2, ठीक है। होपफुली सबको समझ में आ रहा है। तो ये एक केस आगे एकदम सही है, 3, 5, 7। आगे बढ़ते हैं, 5, 7, 11, 5 और 7 सही है, लेकिन 7 और 11 में 4 का डिफरेंस। अब देखो इसमें 2 का डिफरेंस, देखते जाओ, अगर कंसेक्यूटिव 2 के डिफरेंस 2 बार दिखे तो खेल खत्म, मतलब आ गया अपने पास। यहाँ पे 2 का डिफरेंस, यहाँ पे 2, यहाँ पे कितना 4 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना 4 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, यहाँ पे कितना आ रहा है, नहीं 2 का नहीं, यहाँ पे कितना 6 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, 6 का डिफरेंस। तो देख सकते हो धीरे धीरे डिफरेंस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो ऐसा कोई पॉसिबल ही नहीं होगा कि 3 प्राइम नंबर ऐसे हो कि तीनों के बीच में 2 का डिफरेंस हो अदर देन 3, 5 एंड 7। हेंस इसका एक ही नंबर ऑफ ट्रिपलेट बनेगा, वो है 3, 5, 7। तो इसका आंसर आना चाहिए सिंगल 1, यानी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। लिख लो इसको, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को और भी डिस्कस करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 10 बहुत लोगों को डाउट थे। 7th, 8th, 9th बहुत सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत लोगों ने कर लिए थे, किसी को कोई डाउट नहीं है उसमें से। तो 6th एंड 10th, 6th एक सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन 10th अच्छा क्वेश्चन है, उसको देखेंगे एक करके। 6 में पता नहीं किसको क्यों डाउट आया, देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, हर ब्रैकेट को एक करके सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है और बतानी कौन सी वैल्यू, हर ब्रैकेट का एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो 1 + ½ दिया है, तो 2 + 1 यानी 3/2 आ जाएगा पहला ब्रैकेट, 3 + 1 यानी 4/3 आ जाएगा दूसरा ब्रैकेट। सब मल्टीप्लीकेशन में याद रखना, ये मल्टीप्लीकेशन में है, सारे के सारे मल्टीप्लीकेशन में। 1 + 1/4, तो 4 + 1 यानी 5/4 आएगा। देखो पैटर्न देखते जाओ, ठीक है। ऊपर देखो क्या हो रहा है, 3, 4, 5, अगला क्या आएगा 6, अगला क्या आएगा 7, ऐसे आता रहेगा, ठीक है। अगर मैं इसको नीचे लिखता हूँ ऐसे डॉट डॉट करके, ठीक है। सेकेंड लास्ट एंड सेकेंड लास्ट डिजिट, सेकेंड लास्ट एंड लास्ट डिजिट क्या आएगा वो भी देखते हैं, ठीक है। 3, 4, 5, 6 जो भी आएगा, और नीचे में देखो 2, 3, 4 अपॉन में 5 आएगा, ऐसे 7/6, 8/7 जो भी है आते रहेगा। लास्ट डिजिट चेक करो, 1 + 1/2007, 2007 + 1 कितना हो जाएगा 2008, और नीचे में आएगा 2007। देख सकते हो ऊपर में एक एक करके बढ़ रहा है, नीचे में भी एक एक करके बढ़ रहा है। तो इसका जस्ट प्रीवियस नंबर क्या होगा, इससे एक कम यानी 2007, और इससे एक कम यानी 2006। अब देखो सबको मल्टीप्लाई करना है, तो देखो पैटर्न देखो कि इसका पहला न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका न्यूमरेटर और इसका डिनोमिनेटर वापस से कैंसिल आउट, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ऐसे सारे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, प्रीवियस वाले का न्यूमरेटर और पोस्ट वाले का डिनोमिनेटर कैंसिल होते जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे भी देखोगे तो यहाँ पे भी 2006 इससे कैंसिल हो रहा होगा, 2007 देखो इससे कैंसिल हो रहा है। अब बचेगा जो टर्म्स कैंसिल नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर में क्या बचेंगे, देखो न्यूमरेटर में ऊपर तो अभी तक कुछ नहीं बचा है सिवाय 2007,
8 की, और डिनोमिनेटर में क्या बचेगा, डिवाइड बाय 2। हेंस इसको और भी सॉल्व कर सकते हैं 1004, या फिर देख भी सकते हो, सीधा ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन था, सबको करना चाहिए था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 10। 2 की पावर 200 माइनस 2 की पावर 192 इंटू 31 प्लस 2 की पावर n। ये डॉट का मतलब ही मतलब मल्टीप्लिकेशन ही होता है। इज अ परफेक्ट स्क्वायर, एक परफेक्ट होल स्क्वायर बनना चाहिए। ठीक है, देन n की वैल्यू बतानी है क्या है। तो चलो देखते हैं। 2 की पावर 200 इक्वेशन लिख देते पूरा अच्छे से एक बार, और इंटू 31 प्लस 2 की पावर n। एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले दो में से 2 की पावर 192 को कॉमन लेते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ठीक है, कॉमन लिया, बचा क्या, 2 की पावर 8 बचा है, 192 में से 8 बचा है, इंडाइसिस का लॉ यूज कर रहे हैं, माइनस 31 प्लस एक इसको अलग ही छोड़ दिया 2 की पावर n। 2 की पावर 8 की अगर वैल्यू निकालोगे तो कितना आता है, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 इक्वल टू 256 आता है, माइनस 31 प्लस 2 की पावर n। ठीक है, फिर ये बन जाएगा 2 की पावर 192, और ये सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 225। ठीक है, और प्लस 2 की पावर n। अब तुम्हें सोचना है कि n की वैल्यू क्या होगी ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर बन सके। ठीक है, तो देखो वापस से मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे n की वैल्यू पता नहीं है कितनी है ना, तो मैं क्या करता हूँ 2 की पावर 192 को पहले कॉमन लेके अलग कर लेता हूँ। ठीक है, अब बचेगा क्या, देखो 225 किसका स्क्वायर होता है, या फिर 225 लिख दो, 15 का स्क्वायर होता है, वैसे सीधा लिख देते 225। और यहाँ पे क्या बचेगा, 2 की पावर है। अब यहाँ से मैंने 2 की पावर 192 कॉमन लिया है, तो पावर में क्या हो जाएगा, माइनस 192 हो जाएगा। अब ध्यान देना, ये जो है ये परफेक्ट, ये जो पूरा टर्म है ये पूरा क्या बनना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। अब ये तो परफेक्ट स्क्वायर है ही, क्योंकि देखो इसको ऐसे लिख ही सकते हैं, देखो इसको ऐसे लिख ही सकते हैं, 2 की पावर 2 से डिवाइड करो, इसको कितना आएगा 96, और इसका स्क्वायर देखो, अगर 2 की पावर 96 का स्क्वायर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तो बन गया है। बचा इसकी कहानी, इसको भी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, तो ये तो 225 ही है वैसे का वैसे। ठीक है, अब तुम्हें n की वैल्यू सोचनी है ऐसी ताकि ये दोनों का सम जो है वो परफेक्ट स्क्वायर बने। तो देखते हैं n की वैल्यू पहले तो लेते हैं 190। अगर 190 लोगे तो ये नेगेटिव आ जाएगा, और नेगेटिव आने का पावर का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन बन जाएगा, फ्रैक्शन में नहीं चाहिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं 198 पे, तो 198 माइनस 192। ठीक है, 198 माइनस 192 कितना हो जाएगा, 6। तो एक बार चेक करते हैं n इज इक्वल टू 198 पे क्या सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो 2 की पावर बन जाएगा 6, और 2 की पावर 6 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 होता है अपने पास 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 32 64 आ जाएगा। अब अगर इसको ऐड करोगे 225 प्लस 64, तो देखो कितना आएगा, 289 आ जाएगा। ठीक है, और 289 होता है किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। हेंस मतलब n की वैल्यू 198 एकदम सही आंसर है। देखो यहाँ पे ऐसे बन जाएगा 289, चेक कर लो 289 सही है, और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। तो इसको मैं ऊपर थोड़ा सा लिख रहा हूँ, यहाँ पे देखो ये बन जाएगा 2 की पावर 96 इंटू 17 का होल स्क्वायर। तो ये कब आएगा, जब n की वैल्यू 198 रहेगी। ऐसी बाकी वैल्यूज भी पुट करके चेक कर सकते हो। n की वैल्यू 200 लेके देखो, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा अपने पास 8 आएगा, 2 की पावर 8, 2 की पावर 8 को इससे ऐड करके देखो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, नहीं बनेगा। सिर्फ 206 को भी करके देख सकते हो, 2 की पावर 12 आएगा मेरे ख्याल से, नहीं 14 आएगा। ठीक है, 2 की पावर 14 की वैल्यू निकाल के ऐड करके देख लो, उससे भी चेक कर सकते हो। लेकिन सिंगल ऑप्शन है, यानी ओनली वन ऑप्शन करेक्ट है, हेंस बी इज द राइट आंसर। इसको एक बार लिख लो, फिर बच्चे कुछ डाउट के अपन डिस्कस करके खत्म। तो नेक्स्ट दो क्वेश्चन थे अपने पास, क्वेश्चन नंबर 12 एंड 13। ठीक है, 12 और 13 बहुत दोनों अच्छे क्वेश्चन है, एक एक स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, द नेचुरल नंबर n फॉर विच, ये जो 3-4 टर्म्स एडिशन में दिए हुए हैं, इज अ परफेक्ट क्यूब होना चाहिए, परफेक्ट क्यूब बनना चाहिए। तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सब में से सबसे पहले क्या करो, 3 की पावर 9 को ना कॉमन ले लो। ठीक है, 3 की पावर 9 को जैसे ही कॉमन लोगे तो 1 प्लस ये बन जाएगा 3 क्यूब, प्लस ये बन जाएगा 3 की पावर 6, प्लस ये बन जाएगा 3 की पावर n माइनस 9। ठीक है, तो अब स्टार्ट करना है 3 की पावर n, ये 3 की पावर 9 तो बाहर आएगा, तो ये 1, 3 क्यूब होता है 27, 3 की पावर 6 निकालोगे मतलब 9 की पावर क्यूब है, 9 का क्यूब क्या होता है 729, प्लस 3 की पावर n माइनस 9। ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, एक एक करके वैल्यू पुट करके चेक करनी ही पड़ेगी। ये हो गया 730, 1 प्लस 729, 730 प्लस 27 दैट इज 757, और ये बन जाएगा 3 की पावर n माइनस
9। तो ये बन गया। अब n की वैल्यू एक एक पुट करो और चेक करो कि ये परफेक्ट क्यूब बन रहा है कि नहीं। ये तो ऑलरेडी परफेक्ट क्यूब है, क्योंकि देखो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 क्यूब की पावर क्यूब। चेक कर लो, यानी ये 27 का क्यूब तो ऑलरेडी है अपने पास, एक क्यूब तो बन गया है। इस क्यूब को चेक करना है, तो सबसे पहले चेक करते हैं 757 में ऐसा क्या ऐड करें। तो सबसे पहले 11 रखते हैं। 11 रखेंगे तो 11 माइनस 9 2 आएगा, यानी 9 आएगा। तो 757 प्लस 9, तो चेक करो 757 प्लस 9 कितना हो जाएगा 16, और ये बन जाएगा 766। तो 766 किसी का क्यूब नहीं होता है, 729 9 का क्यूब होता है, ठीक है। तो उसके हिसाब से नहीं आ रहा है। 8 का क्यूब होता है 512, और 9 का क्यूब होता है 729, और 10 का क्यूब होता है 1000। तो पहला तो ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन कैंसिल। बी ऑप्शन 12 पुट करते हैं। 12 पुट करेंगे तो क्या आएगा 12 माइनस 9 दैट इज 3, यानी 3 का क्यूब यानी 27। तो एक बार 27 को ऐड करके देखते हैं, तो जाहिर सी बात है 27 को ऐड करोगे तो क्या आएगा 14, और यहाँ पे 8 784, ये भी किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है। 13 पुट करते हैं। 13 पुट करेंगे तो क्या आएगा 13 माइनस 9 दैट इज 4, और 3 की पावर 4 कितना होता है 81 होता है। अगर इसको भी ऐड करेंगे तो ये 8 ये 13 और ये 838, ये भी किसी का क्यूब नहीं है। और फाइनली 14 को पुट करते हैं इनकी जगह, तो 14 माइनस 9 कितना हो जाएगा 5, और 3 की पावर 5 कितना होता है, तो वो होता है 243। और अगर 243 को निकालोगे 7 प्लस 3 10, और ये बन जाएगा 5 प्लस 4 9 10, और ये भी बन जाएगा 10 यानी 1000। तो मतलब ये आ रहा है 243 और ये आ रहा है 1000, और 1000 तो किसी का क्यूब है, वो किसका क्यूब है 10 का क्यूब। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 27 इंटू 10 का होल क्यूब दैट इज 270 का होल क्यूब आ रहा है। हेंस n इज इक्वल टू 14, n इज इक्वल टू 14 इज द राइट आंसर, बाकी सब गलत है, ठीक है। फिर आते हैं 13 वाले पार्ट में, 13 क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा अलग टाइप का है, थोड़ा सा ओलंपियाड, थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। तो समझना वो क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि नंबर ऑफ नंबर्स विच आर देयर विच आर इक्वल टू द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द क्यूब्स। तो ऐसे नंबर्स जिनका क्यूब करोगे, और क्यूब करने के बाद जो भी नंबर आ रहा है उनको अगर डिजिट, सारे डिजिट्स को अगर ऐड करो, इनिशियल नंबर है वो आना चाहिए। तो ये टाइप के नंबर्स ही होते हैं, इनको बोलते हैं डुड्डी नंबर्स, ठीक है। जैसे कि सपोज 0 का क्यूब करेंगे तो 0 का क्यूब 0 ही आएगा। अब 0 के सम ऑफ डिजिट्स में देखो 3 टेबल बनाता हूँ, ठीक है। सीधा से 3 टेबल बनाते हैं। यहाँ पे x, यहाँ पे इसका क्यूब, थोड़ा सा बड़ा जगह छोड़ते हैं, यहाँ पे इसका क्यूब, और यहाँ पे इसका सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। सबसे पहले चेक करते हैं 0 का क्यूब, तो ये आएगा 0 और सम ऑफ डिजिट्स भी आएगा 0। 1 का क्यूब 1 ही आएगा और सम ऑफ डिजिट्स भी आएगा 1, मतलब ये नंबर एंड सम ऑफ डिजिट ऑफ द क्यूब इज सेम। 1 ये भी सेम। 2 लेंगे तो 2 का क्यूब आएगा 8, और 8 का डिजिट का सम मतलब 8 ही आएगा, तो ये तो नहीं आएगा। 3 का क्यूब 27, और यहाँ पे सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है 9। 4 का क्यूब 64, और 10 आ रहा है सम ऑफ डिजिट्स, ठीक है। 5 का क्यूब 125, और इसका आ रहा है कितना 6 और 2 8। 6 का क्यूब आ रहा है 216, और यहाँ पे अगर सम लोगे तो 8 और 9 बन जाएगा। 7 का क्यूब आ रहा है अपने पास 343, ठीक है। ये सब याद रखने चाहिए, तुम्हें याद होंगे तो अच्छी बात। 3 प्लस 3 6 और 4 10 बन रहा है। 8 का क्यूब आ रहा है 512, ठीक है, निकालना है ये सब। 5 प्लस 2 7 और 1 8, तो ये आ रहा है, देख लो वापस से सम ऑफ डिजिट्स। ये नंबर और ये नंबर सेम होने चाहिए बस। तो यहाँ तक अभी तो कोई भी ऑप्शन नहीं मिला है अपने पास, ठीक है। 7 तक तो कोई आंसर नहीं है, 8 एग्जैक्टली अपना करेक्ट आंसर है, ठीक है। ऐसे अगर 9 भी चेक करोगे तो 9 में कितना मिलेगा 7 का क्यूब, 9 का क्यूब 729, और अगर निकालोगे तो 7 9 18 बन रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं। तो अभी तक कौन कौन से मिले हैं 0 1 8। अगर तुम आगे भी निकालते जाओगे तो चेक कर सकते हो, ठीक है। ये नंबर्स कौन कौन से मिलेंगे 0 1 8 9, ठीक है। और अपने पास आता है 17 का भी चेक करो, 18 का भी चेक करो, और 26 और 27। तो टोटल ये सारे नंबर्स है जिनका क्यूब का सम ऑफ डिजिट्स इज इक्वल टू द सेम नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 9 नहीं, सॉरी 9 को हटा दो, 9 पास। तो 0 1 8 17 18 26 27, इसके आगे ऐसे कोई भी नंबर्स का सम इक्वल टू और दैट नंबर नहीं है। हेंस इसको ये भी बोलते हैं, टेंशन मत लो तुम्हें ये नहीं समझना है, कुछ है नहीं वैसे, बस क्यूब का लेके सम करना है, ठीक है। इनको ड्यूडनी नंबर्स भी बोलते हैं, ओलंपियाड में एक दो जगह यूज हुआ था ये, इसलिए ये क्वेश्चन तुम लोग को दिया था।
लेकिन आगे 11 12 में बहुत कम इसका यूज आएगा, इसका यूज ही नहीं आएगा मैं तो कहूंगा, ठीक है। तो इसको नहीं भी आएगा कोई टेंशन, ठीक है। बस याद रखो मैथमेटिक्स है, बहुत सारी चीजें चलती रहती है, याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलो 13 ये लिख लो अच्छे से, फिर अपन 14 15 16 को भी डिस्कस करेंगे। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, जो इस शीट का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन बोलेंगे अपन, ठीक है। इस डीपीपी का सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन है, तो स्टेप बाय स्टेप करेंगे, ठीक है। हो सकता है एक और बोर्ड भी लगे, एक और बार मुझे चेंज करना पड़े, तो देखना ध्यान से स्टेप बाय स्टेप। चलो स्टार्ट करते हैं। वो क्या बोल रहा है, ए बी सी पी आर रैशनल नंबर्स, ठीक है। और पी जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है, तो अगर परफेक्ट क्यूब नहीं है, पी इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। पी इज नॉट ए क्यूब, ऐसे कुछ लिख दो, जहाँ पे ए नहीं कुछ और ले लो, एल क्यूब ऐसा कुछ ले लो, जहाँ पे एक एल रैशनल नंबर है। या फिर ऐसे लिख सकते हो, पी की पावर 1/3 इज नॉट इक्वल टू एल, दैट इज नॉट इक्वल टू रैशनल। तो वो एक इरैशनल बनने वाला है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पी की पावर 1/3 इज इरैशनल नंबर, ठीक है। पी एक परफेक्ट क्यूब नहीं है, इसका मतलब ही ये है, ठीक है। अब कहानी क्या है देखते हैं। ये एक ही इक्वेशन दी है और अपने को इसी इक्वेशन से ए बी और सी में रिलेशन निकालना है, पी में कोई रिलेशन नहीं चाहिए। तो चलो इसको क्वेश्चन को मान लेते हैं, इस इक्वेशन को एक इक्वेशन बोल देते हैं कि b इंटू पी की पावर 1/3 सी पी की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0। ये अपने पास है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। फिर अब क्या करेंगे, हमें क्या करना है, इसमें से p की पावर 2/3 को हटाना है। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से मैं मल्टीप्लाई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय p की पावर 1/3, जो कि इरेशनल टर्म है, मैं उससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा, a p की पावर 1/3 प्लस b p की पावर 2/3 हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएंगी, और ये बन जाएगा सी पी इज इक्वल टू 0। तो देख सकते हो अपने पास दो इक्वेशन आ गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। अब मैं क्या करूंगा, देखो दोनों में कुछ सेम चीज बन रही है क्या चेक करो। यहाँ पे बन रहा है b p की पावर 1/3 और कुछ नहीं बन रहा, लेकिन अपने को पता है कि एक अगर कुछ स्टेप्स करेंगे तो कुछ कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये p की पावर 2/3 वाले टर्म को मुझे हटाना है, लेकिन यहाँ पे c दिख रहा है, यहाँ पे b दिख रहा है, तो मैं कैसे हटाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे स्टेप लिख लेता हूँ, मल्टीप्लाई, या फिर इसको सीधा इक्वेशन के फॉर्म में लिखते चलो, कुछ लिखेंगे नहीं अपन, सीधा लिखेंगे फर्स्ट इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई करो, b इंटू फर्स्ट इक्वेशन, और माइनस करो उसको इस इक्वेशन में c से मल्टीप्लाई करो। देखो यहाँ पे बी सी सी पी p की पावर 2/3 है, b मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे b p की पावर 2/3 है, तो यहाँ पे c मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस c इंटू सेकेंड इक्वेशन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का, ठीक है। तो देखते हैं इससे क्या बन रहा है। इससे क्या हो जाएगा, देखो ये बन जाएगा a इंटू बी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये बन जाएगा b स्क्वायर p की पावर 1/3, ये बन जाएगा बी सी p की पावर 2/3 माइनस ये बन जाएगा c से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ac p की पावर 1/3, ये बन जाएगा माइनस bc p की पावर 2/3, और एक और लास्ट ये बन जाएगा माइनस c स्क्वायर p इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो दिख ही रहा है कि अपन ने क्यों किया था कि ये इक्वेशन कैंसिल हो जाए। तो देखो यहाँ पे p की पावर 1/3 इसमें कॉमन आ रहा है, तो मैं उस पर p की पावर 1/3 कॉमन ले लेता हूँ, तो बचेगा क्या, b स्क्वायर माइनस ac बचेगा, और क्या बचेगा देखो ab माइनस c स्क्वायर p इज इक्वल टू 0। अब देखो असली कहानी अभी चालू होती है। अब सोचना, मैंने स्टार्टिंग में एक कहानी बताई थी कि p की पावर 1/3 जो है वो एक इरैशनल टर्म है, ठीक है, और बाकी a b c p सारे क्या है, रैशनल नंबर्स हैं। तो सोचो अब a b c p ये सारे रैशनल नंबर है, तो ये एक रैशनल नंबर आएगा, जो कि मैं क्यों से बोल रहा हूँ फिर लिख देते, चलो तुम को पता नहीं होगा तो ये एक रैशनल होगा, ये नंबर रैशनल होगा, ठीक है। b स्क्वायर माइनस ac भी एक रैशनल होगा, ठीक है, एंड ये भी क्या होगा, ये क्या होगा, लेकिन ये होगा इरैशनल। अब सोचो एक चीज, ठीक है, अगर मैंने ऐसा कुछ लिखा a प्लस बी रूट 2 इज इक्वल टू 0, जहां पे a एंड b दोनों रैशनल नंबर्स हैं, तो क्या इसकी वैल्यू, मतलब अगर ऐसा लिखा है तो मुझे सीधा ना बोल सकता हूँ कि b जो है वो इरैशनल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये एक इरैशनल नंबर है, लेकिन राइट में कोई भी इरैशनल नंबर नहीं है, तो b इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। सिमिलरली a को भी क्या लिख सकते हैं, अगर b 0 हो गया तो a भी 0 ही बन जाएगा। हेंस
यही स्टेप मैं यहाँ पे लगाऊंगा, इस स्टेप में यहाँ पे, कि देखो ये इरेशनल है, यहाँ पे 0, इसका मतलब ये क्या है, रैशनल। तो सीधा बोल सकता हूं ये वैल्यू एंड ये वैल्यू दोनों क्या होने वाली है, इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर माइनस ए सी इज इक्वल टू 0, ये एक इक्वेशन आ गया, एंड ए बी माइनस सी स्क्वायर पी इज इक्वल टू 0। ठीक है, दो इक्वेशन आ गए ऐसे। अब इन दोनों इक्वेशन से मुझे रिलेशन ऑब्टेन करना है, मुझे पी को हटाना है यहाँ से। यहाँ पे क्या दिख रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बी इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी दिख रहा है। अब क्या करेंगे, बी स्क्वायर सी को इसमें पुट करना है, लेकिन यहाँ पे बी है तो मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड को स्क्वायर कर देता हूँ। ए स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर पी, और सी की पावर 4 इंटू पी स्क्वायर, इस तरीके से बन जाएगा। अब बी स्क्वायर की वैल्यू जो भी आ रही है, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, ए सी है, उसको यहाँ पे पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा, देखो ए स्क्वायर इंटू ए सी इज इक्वल टू सी की पावर 4 इंटू पी स्क्वायर। सही है क्या, देखो एक बार पूरी कहानी क्लियर है। तो ये क्या बन जाएगा, एक सी यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, या फिर कैंसिल मत करो, अभी वैसे ही रख रहा हूं मैं, ठीक है। सी की पावर 4 सबको एक साइड लेके आते हैं, तो देखो क्या मिलेगा, सी की पावर 4 पी स्क्वायर माइनस ए क्यूब इंटू सी इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ से एक सी कॉमन आ रहा है, बचेगा क्या, सी क्यूब टी माइनस ए क्यूब इज इक्वल टू 0। अब तुम लोगों को पता होगा कि अगर दो नंबर्स का प्रोडक्ट, मान लो ए इंटू बी इज इक्वल टू 0 है, तो इधर ए 0 रहेगा या फिर बी 0 रहेगा। तो वही कहानी लगा रहा हूं, देखो इधर सी इज इक्वल टू 0 रहेगा या फिर सी क्यूब पी इज इक्वल टू ए क्यूब रहेगा। इधर ये 0 रहेगा या फिर ये 0 रहेगा। लेकिन चेक करो, क्या ये 0 हो सकता है क्या, क्या इसकी वैल्यू इसके बराबर हो सकती है क्या। इस केस में यहाँ पे पी स्क्वायर था, इस केस में पी स्क्वायर जो है वो क्या आ रहा है, देखो पी स्क्वायर आ रहा है ए क्यूब बाय सी क्यूब, सही है। या फिर ऐसे लिख सकते हैं ए बाय सी की वैल्यू क्या आ रही है, पी की पावर 2 बाय 3, सही है। अब सोचो ये जो राइट हैंड साइड में जो टर्म लिखा है मैंने, पी की पावर 1 बाय 3, वो क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना। तो एक इरेशनल नंबर है, अब उस इरेशनल और यहाँ पे है रैशनल, तो पॉसिबल है कि दोनों इक्वल हो सकते हैं, कभी भी पॉसिबल होगा क्या, नहीं पॉसिबल है। हेंस इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये पॉसिबल नहीं है, मतलब ये इक्वेशन पॉसिबल नहीं है। हेंस सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू इक्वल टू 0 है। अब अगर सी 0 आ गया है, ये इक्वेशन अपने पास है ही, सी को 0 पर पुट करोगे तो बी स्क्वायर भी इक्वल टू 0 आ जाएगा, दैट इज बी ऑल्सो इक्वल टू 0 बन जाएगा। और अगर बी 0 आ रहा है, सी 0 आ रहा है, तो देखो इस इक्वेशन में बी 0 सी 0, तो ए बी क्या रहेगा, इक्वल टू 0। हेंस ए बी सी तीनों क्या है, इक्वल टू 0। आंसर क्या आएगा अपने पास, ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। तो इसलिए इसको अच्छे से एक बार लिख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन को एक बार डिस्कस करें। जिनको कोई दिक्कत गई इस क्वेश्चन में, कोई टेंशन मत लो, ठीक है। मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मुझे कोई भी दिक्कत, मतलब कोई भी दिक्कत, अगर कुछ डाउट, कोई स्टेप क्लियर नहीं हो, मुझे पर्सनली एक बार मैसेज करके मुझे बता दो, ठीक है। इस क्वेश्चन को अच्छे से नोटबुक में एक बार लिख लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 2 क्वेश्चन बचे हैं, क्वेश्चन 15 और 16। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास क्वेश्चन नंबर 15, सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉ ऑफ इंडाइसेस का क्वेश्चन है। हाँ, इसमें एक मिसप्रिंट थी, बहुत लोगों को दिक्कत गई थी कि 140 माइनस 29 यहाँ पे दिक्कत जा रही थी, तो यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको चेंज कर लेना, ठीक है। इसको यहाँ पे 140 की जगह लिख देना 150, ठीक है। उसके से वहां पे वो स्क्वायर रूट अटक के बैठ गया था, सॉल्व नहीं हो रहा था, ठीक है। अब एग्जैक्टली सॉल्व हो जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करते देखो, तो ये हो जाएगा 23 प्लस 2 स्क्वायर है अपने पास 4 की पावर 2 बाय 3 प्लस 150 माइनस 129, 150 माइनस 21 बन जाएगा 121, ठीक है, की पावर हाफ और इसका स्क्वायर, ठीक है। 27 की पावर 2 बाय 3 प्लस 11 की पावर, या फिर इसको ऐसे लिख दो 11 का स्क्वायर की पावर हाफ, और इसका भी वापिस से क्या करना है, होल स्क्वायर। इसको लिख दो 3 क्यूब, और पावर में ऑलरेडी 2 बाय 3 है, और ये क्या बन रहा है 2 इंटू 1 बाय 2, देख लो एक बार सही से, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ठीक है। यहाँ पे 3 और 3 भी कैंसिल, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 11 की पावर 1 और होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 9 प्लस 11 का होल स्क्वायर, दैट इज 20 का होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 400। हेंस डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। तो मिसप्रिंट के वजह से बहुत लोगों को डाउट्स था, वो क्लियर हो जाना चाहिए। 150 की जगह 140 की जगह 150 लिख दो वहां पे, बस ये चीज,
ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 16, उसको भी डिस्कस करते हैं। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, अगर तुमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स एंड इंडाइसेस अच्छे से पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को अच्छे से किया होगा, ठीक है। अगर जिनको याद नहीं है तो याद दिला देता हूँ। अगर तुम्हें a की पावर p बाई क्यू को स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखना है तो इसको तुम ऐसे लिख सकते हो, a की पावर p बाहर और ये क्यूएथ रूट ऑफ a की पावर p, इस तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करते हैं। ये पहला क्वेश्चन अपने पास, मतलब ये क्वेश्चन दिया अपने पास। अब देखते हैं इसके अंदर क्या क्या दिया हुआ है। तो ये क्या बोल रहा है, 11, ऐसे कितने हैं, 4 टर्म्स है, ठीक है। तो 11, ये भी 11 और ये भी 11, बेसिकली ऐसे 4 टर्म्स जा रहे हैं। रूट 11 रूट 11 रूट 11, ऐसे 4 टर्म्स गए रूट 11। ये मत समझना कि इसके बाद और 4 टर्म्स है, ठीक है। टोटल 4 टर्म्स वो बोल रहा है, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर रूट 11 लिखा है, इसका मतलब क्या होता है, 11 की पावर 1/2। अगर रूट के अंदर कोई भी नंबर नहीं लिखा है तो वो पावर हाफ हो जाएगा। तो ये बन जाएगा, देखो रूट 11 रूट 11 रूट 11 और ये 11 की पावर हाफ, सही है। तो ये क्या बन जाएगा, रूट 11 रूट 11 रूट 11, यहाँ पे 11 की पावर 1 है और 11 की पावर 1/2 है। ऐड करोगे तो बन जाएगा 11 की पावर 3/2, ठीक है। फिर और आगे बढ़ते हैं, 11 रूट 11 और एक अंदर आ गया। अब ये रूट को वापिस इसके पावर में भेजेंगे तो ये बन जाएगा 3/2 और एक और पावर हाफ आ जाएगा उसके साथ, रूट के साथ। और 3/2 और इंटू 1/2 करोगे तो 3/4 हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप बन जाएगा अपने पास ऐसा कुछ, एक रूट 11 तो है ही बाहर, उसके बाद एक और रूट 11 है, ठीक है। और ये बन रहा है 11 की पावर 3/4। चेक करो, पावर्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लॉज ऑफ इंडाइसेस या फिर एक्सपोनेंट्स। अब दोनों के पावर्स को ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे 11 की पावर 1 है, यहाँ पे 11 की पावर 3/4 है, तो ये बन जाएगा 11 की पावर, एडिशन करोगे तो 1 + 3/4 विच इज इक्वल टू 7/4। और फिर वापस से ये जो वापस से रूट लिखा है इसको मैं इसके पावर में भेजूंगा, जो कि बन जाएगा वापस से पावर हाफ। तो ये बन जाएगा लास्ट स्टेप्स। तो रूट ऑफ 11 की पावर 11 इंटू 11 की पावर 7/8, वापस से 11 की पावर 1 है तो ये बन जाएगा 11, मतलब पावर 11 की पावर 1 + 7/8, तो ये बन जाएगा 15/8, जो कि हो जाएगा वापिस अगर पावर देखोगे 15/8 और होल की पावर हाफ, हेंस 11 की पावर 15/16। अब इसको अपने रूट के फॉर्म में लिखा है, तो इसको अगर रूट के फॉर्म में लिखोगे तो मैंने बताया स्टार्टिंग में ही कि a की पावर p/q आ रहा है, a की पावर p/q, तो उसको कैसे लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 11 की पावर 15 और कितना और रूट होना चाहिए, 16 रूट ऑफ 11 की पावर 15। तो देख लो कौन सा ऑप्शन आ रहा है। मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन में मिसप्रिंट दिया है शायद से, एक बार चेक कर लेना ऑप्शंस। यहाँ पे मेरे ख्याल से ए ऑप्शन होगा, 11 की पावर 15 वहां पे आंसर आना चाहिए, तो उसके हिसाब से चेंज कर देना अपने ऑप्शंस, ठीक है। तो इसको लिख लो। यहाँ तक अपन आज खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन देखते हैं जो भी डिस्कशन करना पड़ेगा उसके हिसाब से डिस्कस करेंगे, या तो कोई एक चैप्टर भी चालू करेंगे। एनआई सर ने ऑलरेडी चैप्टर चालू कर दिया तुम्हारा, तो उसके हिसाब से आप तुम लोग कंटिन्यू करते रहना और जो भी मैंने गाइडलाइंस बताया उसको फॉलो करते रहना अच्छे से, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही। हैव अ गुड डे, एंजॉय।